there is no evidence that HIV is the cause of AIDS. और इसके भी ऊपर there is no evidence that HIV even exists. सच्चाई को पाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक वो रास्ता जो 99% लोग चुनते हैं और एक वो जो बहुत कम लोग चुनते हैं। लेकिन सच्चाई उसका कोई बना बनाया रास्ता नहीं है, वो हमेशा वहीं थी और वहीं है। उसके लिए रास्ता तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। डर, फियर टूल्स हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, जिससे इंडिविजुअल की क्रिटिकल थिंकिंग को रोका जा सकता है, जिससे आप उस इंडिविजुअल को हर वो चीज़ बिलीव करा सकते हो जो आप चाहते हो, जिससे आप उसको ये बिलीव करा सकते हो कि कोई साइरस है जो लोगों को मार रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नेचुरल हो या मैन मेड, क्योंकि लोग हमेशा एक चीज़ पे विश्वास करते हैं। उनको हमेशा एक चीज़ चाहिए, उनको साइरस चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता अगर 100 चीज़ें एक साथ मिलकर किसी को बीमार कर रही हैं, वो इन सब को इग्नोर कर देंगे एक साइरस के लिए। यही पहले भी होता था, यही आज हो रहा है। पहले भी कुछ क्वेश्चंस उठे थे और आज भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो कि पूरे के पूरे आउटब्रेक की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। शुरुआत करते हैं इबोला के आउटब्रेक से, जो कि कहा जाता है कि 2013 के आखिरी महीने में शुरू हुआ था वेस्टर्न अफ्रीका में, और जिसमें पेशेंट 0 भी मिल गया था। डेविड रेसनिक, जिन्होंने अपनी पीएचडी जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली है और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंशियल एड्स एडवाइजरी पैनल के मेंबर भी रह चुके हैं, डेविड रेसनिक ने कुछ ऐसी शॉकिंग स्टेटमेंट दी है जो पूरे इबोला आउटब्रेक की स्टोरी को गलत साबित कर देती हैं। अपनी रिसर्च करने और पब्लिश लिटरेचर को पढ़ने के बाद डेविड रेसनिक ने कहा कि उन्हें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो कि ये बता सके कि इबोला साइरस को ह्यूमन से आइसोलेट किया गया है। जब किसी थियोरी या आर्ग्यूमेंट की फाउंडेशन ही फ्लॉड होती है, तो पूरी की पूरी थियोरी या आर्ग्यूमेंट गलत कहलाती है। अगर कोई साइरस प्रॉपर टेक्निक एंड प्रोसीजर से आइसोलेट ही नहीं किया गया, तो वो आउटब्रेक भी फ्लॉड ही कहलाएगा। फिर फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट 0 मिले या ना मिले। यही सेम कंडीशन आज के टाइम में भी अप्लाई होती है। डेविड रेसनिक ने एक पॉडकास्ट में इबोला के बारे में ये कहा, and conducted in a scientific manner, other more capable people, scientists, would have taken the material, would have reproduced experiments, would have confirmed or disconfirmed the claims in these other papers. But that didn't happen. I can't find any evidence of anybody having isolated or obtained, if you want to use that word, this Ebola virus, or for that matter, the Marburg virus, from any human sample. You cannot directly. I mean, apparently all the examples of these viruses come from green monkeys, and I'm wondering if that's even true. Broad conclusions based on samples from a single individual. Yeah, it's worse than that, because it's not clear at all that what they're showing or what they're talking about ever came from a human being to begin with. That's the first thing. The second thing is that there's no evidence whatever that these things that they claim, like Marburg virus and Ebola virus, actually cause any disease. Probably one of the big candidates for a bioweapon that we can do all this research. I doubt it, because if Ebola, if there was any evidence at all, which there is none, there's no evidence at all that this thing they call Ebola or Marburg is pathogenic anyway. I can't find it. Where is the evidence, even if it exists, where is the evidence that it causes harm? It's not there. Right. Now, just to point out how absurd it is, but there's no science here. If there was any science here at all, there would be skepticism. There would be alternative hypotheses. There would be juggling this and juggling that, But there's no science at all involved in any of this stuff. It's a charade. It's a sham. हेलन लर, जो कि प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी ऑफ घाना में, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में है, हेलन ने इबोला के आउटब्रेक को एक रिकैटेगराइजेशन टेक्निक बताया। मतलब हर वो बीमारी जो कि खराब एनवायरनमेंट से हो सकती है, उनको भूल के एक अलग नाम देके बताना, जैसे इबोला। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। It is partly, from what I can see, created.
through the media. We are hyperventilating a problem which has been with us all the time, obfuscating the real issues on the ground here. अब बात करते हैं सार्स आउटब्रेक के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि साउथ चाइना में 2003 को शुरू हुआ था। सार्स की कहानी में भी कुछ होल्स हैं, जिसमें से एक है इसके सिम्टम्स, कफ, फीवर, फटीग, सोर थ्रॉट, जो कि ऑर्डिनरी फ्लू से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। इन सिम्टम्स का रिकैटेगराइजेशन इन द नेम ऑफ सार्स ऐसी पिक्चर बना देता है जिसमें लगता है कि आउटब्रेक हुआ है, और ये पिक्चर आज के टाइम में भी बहुत हद तक रिलेट करती है। एक और बहुत बड़ा होल सार्स की कहानी में WHO के माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रैंक प्लूमर सामने लाते हैं। प्लूमर ने बेसिकली ये कहा कि उनकी लैब में जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं उनमें कोई ट्रेस नहीं है सार्स कोरोना वायरस का। ये एक बहुत बड़ी एनोमली है जो सार्स के पूरे पैराडाइम को क्वेश्चन करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हाईली सस्पेक्टेड केसेस जो कि सार्स से डायग्नोस होते हैं उनकी बॉडी में साइरस हो ही ना। इस पूरी कहानी को अगर हम स्कैंडल बोलें तो वो गलत नहीं होगा। कुछ ऐसे ही होल्स स्वाइन फ्लू के केस में दिखते हैं, जो कि एक और बहुत बड़ा स्कैंडल है। स्वाइन फ्लू, जिसे H1N1 भी बोलते हैं, 2009 को मैक्सिको में शुरू हुआ था। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर शैरिल एटकिसन स्वाइन फ्लू के ऊपर रिसर्च कर रही थी। कहीं से ये पता चला कि CDC ने स्वाइन फ्लू के केसेस काउंट करना बंद कर दिया और डॉक्टर्स को सिम्टम्स के थ्रू पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए बोल दिया इंस्टीड ऑफ लैब टेस्ट। शैरिल एटकिसन ने CDC से जब 50 स्टेट्स के लैब टेस्ट की डिमांड की तो CDC ने बताने से मना कर दिया और FOI फाइल करने के लिए बोला। शैरिल एटकिसन ने CDC को पूछने के बजाय हर एक इंडिविजुअल 50 स्टेट से डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो पूरी स्वाइन फ्लू की कहानी को झूठा साबित करता है। सुनो शैरिल एटकिसन ने क्या कहा। Big question again, what did those lab tests from all 50 states show, the lab tests that should have shown mostly swine flu, prior to CDC giving the order not to continue counting and testing for swine flu? Well, it turned out, and I thought this was darn surprising, the vast majority of cases tested were negative for swine flu. Not only that, they were negative for seasonal flu. That's despite the fact that, as I said, the states were specifically only testing patients deemed to be most likely to have swine flu based on their symptoms and things like travel to Mexico, where swine flu had been pretty rampant. So with most cases diagnosed solely on symptoms and risk factors but not on lab tests, the flu epidemic was made to seem worse than it was. And some of the results, for example, in Florida, there were about 8,800 specimens taken when CDC was still testing for swine flu before it stopped. And 83% of it was negative for any kind of flu at all. 17% of that sample tested positive for swine flu. That's a very small proportion of a number that was believed to be entirely swine flu. In California, they took 13,700 specimens. How many of those were positive for swine flu? 2%. Almost none of them. In fact, only 12% were any kind of flu at all. 86% of the cases were negative for all flu. In Alaska, they took 722 specimens. Out of that, what percentage was swine flu? 1%. 93% were negative for any kind of flu at all. 98% were negative for swine flu. And in Georgia, they had 3,000 specimens, and of that, only 2% was found to be positive for swine flu. For some unknown reasons, इस इन्वेस्टिगेशन को मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया गया। आज के टाइम में कितने लोगों को बोल दिया जाता है कि उन्हें डोरोना साइरस है सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को देख के, और जिनको टेस्ट भी किया जाता है, क्या वो टेस्ट इतने इफेक्टिव हैं कि वो सिर्फ साइरस को ही डिटेक्ट कर सकें? बिल्कुल नहीं। हर साल के आखिरी महीने की पहली तारीख को हम सब एक डे मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे।
जिसमें ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि HIV इज़ द कॉज ऑफ एड्स। उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दिन को पूरी शिद्दत से मनाया है, उनके लिए ये सुनना और इसको मानना मुश्किल होगा कि there is no evidence that HIV is the cause of AIDS, और इसके भी ऊपर there is no evidence that HIV even exists. The first time I really questioned it, I was working on a project where we were measuring HIV in people's blood at this place called Specialty Laboratories in Santa Monica. I was just a consultant there. And I came in about 3 days a month, and we were working on that. And at some point, we needed to re-up our grant from the NIH to work on that, and I had to write it. And so the first line of that was, HIV is the probable cause of AIDS. And I wrote that, and then I said, well, I need a paper, some kind of scientific paper, to reference that statement, because when you make a statement like that, that's like a fact. So you need to say, here's how come I know that, right? You put a little 1 if it's the first statement you've made, and then you put down at the bottom of the paper you have a 1, and you say, here's a paper by somebody that describes why that statement is true, right? And so I said, well, what's that? Let me think about, what is that paper? Who do I go to for that? And I looked around, I asked a couple of virologists at that company, and they said, no, you don't have to reference. I said, I have to reference that because I don't know where that came from. How do I know that? And it turned out that nobody knew it. There wasn't a scientific reference, like a paper that somebody had submitted with like experimental data in it and like logical discussion and said, here's how come we know that HIV is the probable cause of AIDS. There was nothing out there like that. Nothing. किसी भी साइरस को आइसोलेट करने के लिए एक ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज़ किया जाता था, जिसका नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मेथड साइंटिफिकली रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, जो कि किसी भी साइरस की एग्जिस्टेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। लेकिन इस सब के बावजूद इस आइसोलेशन टेक्निक को प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ नहीं किया गया, जो कि पैथोजेनिक साइरस की एग्जिस्टेंस को बता सके। HIV साइरस का आइसोलेशन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से किया गया था, लेकिन उस टेक्निक के सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, जिससे HIV का आइसोलेशन आधा अधूरा रह गया। अगर आपको एड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स के इंटरव्यू एंड बुक्स की लिंक मिल जाएगी, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई इंसान नॉर्मल फ्लू, अस्थमा, निमोनिया, हार्ट डिजीज़ या कैंसर से मर रहा है, उसका रिकैटेगराइजेशन करके ये बताना कि वो साइरस से मर रहा है बहुत आसान है। अगर किसी को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको फियर एंड आइसोलेशन में रख के टॉक्सिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड वेंटिलेटर्स के प्रेशर से मारना बहुत आसान है। नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स को डरोना साइरस का नाम दे के बताना बहुत आसान है। बहुत आसान है इम्प्रॉपर टेक्निक एंड प्रोसीजर्स से बॉडी के जेनेटिक मटेरियल या एक्सोसोम्स या सेलुलर डेब्रीज को आइसोलेट करके ये बताना कि डरोना साइरस आइसोलेट हो गया है। कोई रीज़न नहीं है ये मानने का कि जो आज हो रहा है कोई साइरस की वजह से हो रहा है। फिर पूरी कहानी ढह जाती है किसी मलबे की तरह।